आज के इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन परचेज कंसिडरेशन एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परचेज कंसिडरेशन को या फिर वैल्यू ऑफ एसेट्स किसी कंपनी के किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। सबसे पहले अगर परचेज कंसिडरेशन की बात की जाए तो परचेज कंसिडरेशन एक एग्रीड अमाउंट होती है, एक तयशुदा रकम होती है जो कि परचेजिंग कंपनी जो है वो वेंडर को पे करती है। मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही होती है तो ओनरशिप के बदले में जो अमाउंट पे की जाती है दूसरी कंपनी को, उसे कहते हैं कि ये परचेज कंसिडरेशन है। परचेज कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ वो रकम होती है जो कंपनी की सेल और परचेज के दरमियान में एग्री की जाती है। उस अमाउंट को हम कहते हैं कि ये परचेज कंसिडरेशन है। अब अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो लेट्स सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी और दूसरी कंपनी है हमारे पास XYZ कंपनी। एबीसी कंपनी जो है वो लैपटॉप्स बनाती है और XYZ कंपनी LCDs बनाती है। अब लेट्स सपोज कि जो एबीसी कंपनी है वो चाहती है कि वो XYZ कंपनी को एक्वायर कर ले। अब जब कंपनी को एक्वायर करेगी तो यहाँ पर कंपनी को एक्वायर जब करती है दूसरी कंपनी तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन। अब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब करेगी, मतलब ए ने खरीदनी है XYZ कंपनी तो एबीसी कंपनी XYZ कंपनी को एब्जॉर्ब करेगी। अब जितने पैसों में एबीसी कंपनी XYZ कंपनी के साथ एग्री कर लेगी कि इतने पैसों में हम आपकी कंपनी को खरीद लेंगे, लेट्स सपोज कि वो रकम है 1.5 मिलियन या 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए में एबीसी ने XYZ को खरीद लेना है और ये अमाउंट इन दोनों के दरमियान में एग्री हो चुकी है। तो ये एग्रीड अमाउंट जो कि एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप के बदले एबीसी XYZ को पे करेगी, उसे हम कहेंगे कि ये परचेज कंसिडरेशन है। अब जब एब्जॉर्प्शन की जाती है या एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो परचेज कंसिडरेशन को समटाइम्स कैलकुलेट करने के लिए और सेपरेटली भी कंपनी को ये फाइंड करना होता है कि एसेट्स की वैल्यू क्या है। तो एसेट्स की वैल्यू बेसिकली क्या होती है? वो अमाउंट जिस अमाउंट पर कंपनी दूसरी कंपनी के वेंडर कंपनी के एसेट्स को टेक ओवर करेगी, उसे हम कहते हैं कि ये अमाउंट वैल्यू ऑफ एसेट्स है। अब यहाँ पे वेंडर कंपनी का लफ्ज बार बार आ रहा है, तो वेंडर कंपनी या जो सेलिंग कंपनी होती है जिसने अपनी कंपनी को बेचना होता है, उसे हम कहते हैं कि ये वेंडर कंपनी है। तो सेलिंग या वेंडर का जो लफ्ज है वो अल्टरनेटिवली हमारी वीडियो में इस्तेमाल होता रहेगा और बुक्स में भी इस वर्ड को अल्टरनेटिवली इस्तेमाल किया जाता है, किसी जगह पे वेंडर और किसी जगह पे सेलर का नाम देकर। अब इसी परचेज कंसिडरेशन और वैल्यू ऑफ एसेट्स को हम एम लिमिटेड कंपनी की एग्जाम्पल और प्रॉब्लम से समझते हैं। तो एम लिमिटेड कंपनी क्या कहती है? एम लिमिटेड कंपनी का यहाँ पर डेटा दिया गया है और साथ ही साथ नीचे कुछ रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है कि कैलकुलेट करें परचेज कंसिडरेशन। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है कि नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स को कैलकुलेट करें और रिक्वायरमेंट नंबर 3 है कि गुडविल और कैपिटल एसेट को कैलकुलेट, कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करें। उसके लिए हम ये डेटा पढ़ लेते हैं ताकि हम इनको कैलकुलेट कर सकें। M Limited absorbed the business of N Limited on 31st December 2019। M Limited ने एब्जॉर्ब किया या परचेज किया N Limited का बिजनेस, जो कि किस डेट को किया? 31 दिसंबर 2019 को। द बैलेंस शीट ऑफ द लेटर कंपनी ऑन द डेट बीइंग अंडर, जो बैलेंस शीट है जिस कंपनी को खरीद रहे हैं उसकी यहाँ पर दी गई है, जिसमें लाइबिलिटी दी गई है, लाइबिलिटीज और कैपिटल, साथ ही यहाँ पर तमाम एसेट्स मेंशन हैं। लाइबिलिटीज में और कैपिटल में सबसे पहली चीज है शेयर कैपिटल। उसमें 808,000 शेयर्स हैं जो कि 100 रुपए का एक शेयर है और टोटल वैल्यू है 8 लाख रुपए की। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व्स जिसकी वैल्यू है 60,000 रुपीज की। साथ ही सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि लाइबिलिटी का हिस्सा है और बिल पेएबल भी लाइबिलिटी का हिस्सा है। इन दोनों को यहाँ पर लिखा गया है जो कि करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज हैं। साथ ही यहाँ पर लाइबिलिटी में एसेट्स में सबसे पहले दी गई है गुडविल। गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग जो कि फिक्स एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी भी फिक्स एसेट। सन्ड्री डेटर
करंट एसेट्स, बिल रिसीवेबल करंट एसेट्स, और यहाँ पर तमाम करंट एसेट्स मेंशन है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का दिया गया है 30,000 रुपीज। उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें कहा जा रहा है कि द टर्म ऑफ एवरी 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ एन लिमिटेड, एम लिमिटेड के जो टर्म सेट की गई है 5 इक्विटी शेयर ऑफ एन के लिए की गई है। एम लिमिटेड इशू 6 फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड पेड 50 इन कैश। एम लिमिटेड क्या करेगी कि 6 फुली पेड शेयर ऑफ 100 ईच पे करेगी 5 शेयर के बदले, जो कि उसके अलावा क्या करेगी कि 50 रुपए का कैश भी देगी। That all the assets and liability were taken over except cash to extent of 10,000 which was left from meeting realization expense। 10,000 का जो कैश है वो हमारे पास जो है वो बनता है रियलाइजेशन एक्सपेंस, मतलब कि लिक्विडेशन का ये हमारे पास एक्सपेंस आ रहा है, और ये कहा जाता है कि ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड है ओवर एक्सेप्ट कैश टू एक्सटेंट ऑफ सिर्फ 10,000 रुपए का ऐसा है जो कि यहाँ पर कैश में रिकॉर्ड है, कैश एट बैंक में। इसको हम यहाँ से रिड्यूस कर देंगे। दैट प्लांट एंड मशीनरी वर वैल्यूड एट 320,000 एंड अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटी रिमेनिंग एट देयर बुक वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी को हम 3,20,000 रुपए पे रखेंगे जबकि वो 2 लाख रुपए पे है, और अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटी रिमेन एट बुक वैल्यू, बाकी तमाम को उसकी बुक वैल्यू पर चार्ज करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं परचेज कंसिडरेशन को। उसके लिए यहाँ पे हम परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करते हैं। परचेज कंसिडरेशन को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे कि अगर कोई शेयर्स हैं तो उनकी वैल्यू, शेयर्स के बाद प्लस अगर कोई डिबेंचर्स हैं तो उनकी वैल्यू, या फिर अगर कोई कैश है तो उसकी वैल्यू। यहाँ पर इन तीनों को ऐड करते थे तो हमारे पास परचेज कंसीडरेशन आ जाती थी। अब यहाँ पे क्या करना है हमने कि हमें इक्विटी शेयर्स बताया गया है कि इक्विटी शेयर्स के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देख चुके थे कि 5 शेयर के बदले 6 मिलेंगे और एक की वैल्यू 50 और साथ में 50 रुपीज कैश में मिलेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या चीज लिखेंगे, इक्विटी शेयर्स जो कि 100 रुपीज के फुली पेड हैं। इसके लिए ये कहा जाता है कि 8,000 शेयर्स हैं और डिवाइड करेंगे इसको 5 से क्योंकि 5 देने हैं और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से कि 6 लेने हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि 8,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये हमारे पास आ जाएगा 9600। अब ये 9600 क्या है, ये 9600 शेयर्स हैं। तो हमने 9600 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हम 9600 को 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9,60,000 रुपए के हमारे पास शेयर्स आ जाएंगे, इक्विटी शेयर्स। उसके बाद साथ ही ये कहा जाता है कि 50 रुपए का कैश इन शेयर्स के बदले, इन 8,000 टोटल शेयर्स के बदले मिलेगा, और जिसमें यहाँ पर देखें एक दफा फिर से तो यही जो 5 शेयर देने पर उसे 50 रुपए का कैश मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे कि सिंपली 8,000 को डिवाइड कर देंगे 5 रुपीज के साथ, तो 5 शेयर्स के साथ, तो ये हमारे पास कितने शेयर्स आ जाएंगे टोटल जिनके बदले कैश मिलना है, ये आ जाएंगे 1600 शेयर्स। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि सिंपली 1600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 रुपीज से क्योंकि 1600 शेयर्स के बदले उसको 50 रुपए मिलेंगे, तो ये आ जाएगी 80,000 रुपीज का कैश। तो अगर हम टोटल कंसिडरेशन या परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करें तो वो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर 9,60,000 रुपए में 80,000 रुपए को ऐड कर देंगे तो 1.04 मिलियन रुपीस की आ जाएगा कंपनी के पास टोटल कंसिडरेशन, या इसको हम कह सकते हैं टोटल परचेज कंसिडरेशन। मतलब क्या हुआ कि इतने पैसों के बदले एम लिमिटेड एन लिमिटेड को अचीव कर लेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, परचेज कर लेगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स कैलकुलेट करनी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर को कैलकुलेट करेंगे। जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करेगी तो हम कौन सी वैल्यू, एसेट्स की कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, टेकन ओवर वाली, जितने पे वो एसेट्स को परचेज कर रहा है वो वैल्यू। तो यहाँ से हम 1 बाय 1 तमाम एसेट्स को लेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं गुडविल को। तो अब यहीं पे एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं
कि गुडविल को इस तरह से जो मेंटेन हुई हुई है स्टेटमेंट में गुडविल, इसको हम कभी भी चार्ज नहीं करेंगे। तो इस पे हमने क्रॉस लगा दिया कि एसेट्स की वैल्यू में इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके लिए अलग से वर्किंग को परफॉर्म करेंगे। तो अब जो सबसे पहला एसेट आ रहा है वो आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग का, और लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि 4 लाख रुपए की स्टेटमेंट में शो हो रही है। उसके बाद जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको हम रीवैल्यूड वाली अमाउंट लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपए की थी, जबकि थर्ड वाली जो इंफॉर्मेशन है उसमें ये कहा जा रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी 3,20,000 रुपए की है, उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। तो अब हम यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे वो 2 लाख नहीं बल्कि 3,20,000 रुपए की लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जो वैल्यू की एसेट्स की वैल्यू लेते हैं वो वाली लेते हैं जो एक्चुअली अभी करंटली चल रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम सन्ड्री डेटर्स को लिखेंगे और बाकी जो एसेट्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने स्टॉक इन ट्रेड तक तमाम एसेट्स मेंशन कर लिए, सिर्फ एक एसेट बच गया है जो कि है कैश एट बैंक, और इसमें ये कहा जाता है कि कैश में बाकी तमाम एसेट्स ठीक हैं, अप्रोप्रिएट हैं, लेकिन जो 10,000 रुपए हैं वो इस कैश एट बैंक में शामिल कर दिए हैं, जबकि वो रियलाइजेशन एक्सपेंस था। तो अब हम सिंपली क्या कर लेंगे कि यहाँ से ये जो बैंक अकाउंट है इसमें से एक 10,000 रुपए को माइनस कर देंगे। जब हम 40,000 रुपए में से 10,000 रुपए को माइनस करेंगे तो ये 30,000 रुपए का बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि तमाम जो एसेट्स हैं वो हमारी रीवैल्यूड अमाउंट पर कैलकुलेट हो चुके हैं। और एक बात और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तमाम एसेट्स हमने लिए हैं सिर्फ और सिर्फ इनटेंजिबल एसेट जो कि गुडविल है उसको छोड़कर, क्योंकि गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ से स्टेटमेंट से उठाकर नहीं लिख सकते, क्योंकि गुडविल एक ऐसी चीज है जो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। तो इसको हम एक कॉस्ट एलोकेट नहीं कर सकते, इसको हम डिफरेंट अपने परचेज्ड वैल्यू से और नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स की बेसिस पर इसको कंसीडर करते हैं कि गुडविल है या नहीं है, कितनी है। तो हम उसके लिए अभी आगे देखेंगे कि क्या प्रोसेस है। यहाँ पे टोटल एसेट्स के लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि ये तमाम जो एसेट्स हैं इनको ऐड कर देंगे। तो जब हमने इनको ऐड किया तो ये आ गया 9,40,000 रुपए के टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब सिर्फ और सिर्फ हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट रह गई है, जो कि गुडविल या गुडविल को कैपिटल रिजर्व भी कहा जाता है, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो अब परफॉर्म कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल को। तो गुडविल को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर परचेज्ड वैल्यू ज्यादा होगी हमारी किस वैल्यू से, जो हमने मतलब परचेज वैल्यू परचेज कंसिडरेशन अगर ज्यादा होगी नेट एसेट से, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक गुडविल एग्जिस्ट करती है। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले परचेज वैल्यू परचेज कंसिडरेशन तो हमने कैलकुलेट कर ली, जो कि सबसे ऊपर हमने कैलकुलेट की थी, जो कि थी 1.04 मिलियन रुपीस की। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 वर्किंग को लेकर चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि नेट एसेट्स कितने हैं। नेट एसेट्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि एसेट टेक ओवर जो हमने किए हैं उनकी वैल्यू क्या है। तो ये 9,40,000 रुपए जो हमने कैलकुलेट किए थे, ये वही वैल्यू है जो कि एसेट हमने टेक ओवर किए हैं। एसेट टेक ओवर के बाद हम उसमें से लेस कर देते हैं लायबिलिटीज टेकन ओवर को, और उसमें क्या होता है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स और साथ में हमारे पास दूसरी जो लायबिलिटी आ रही है वो आ रही है बिल पेएबल की, और 60,000 रुपए ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 60,000 रुपए इनकी वैल्यू है और 40,000 रुपीज बिल पेएबल की वैल्यू है। इसको हम इसी तरह से इनर कॉर्नर में 60,000 और 40,000 करके लिख देंगे, और साथ ही साथ फिर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि इन दोनों का टोटल कर लेंगे जो कि 1 लाख रुपए का बनता है। तो नेट एसेट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? नेट एसेट हम करेंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो ये हमारे पास किस तरह से आ जाएगा 9,40,000 माइनस 1 लाख, तो ये 8,40,000 रुपए के नेट एसेट्स आ गए।
उसके बाद गुडविल के लिए हमने कहा था कि परचेज कंसिडरेशन में से लेस करने हैं नेट एसेट्स, तो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ पे नेट एसेट्स तो हमारे पास हैं और यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं कि परचेज कंसिडरेशन को मेंशन कर लेते हैं। परचेज कंसिडरेशन जो आ रही थी वो हमने कैलकुलेट की थी 1.04 मिलियन रुपीस की। अब परचेज कंसिडरेशन अगर ज्यादा है तो इसका क्या मतलब होगा कि गुडविल है। वो किस तरह से कि एसेट्स की इतनी वैल्यू नहीं है जितने की कंपनी को पैसे मिल रहे हैं। तो अगर वैल्यू से ज्यादा के पैसे मिल रहे हैं तो जितने ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं वो गुडविल कहलाती है। वो कंपनी को इस वजह से मिल रहे होते हैं कि उसका एक मार्केट में अच्छा नाम है, तब उसको परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा दी जाती है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि परचेज कंसिडरेशन में से माइनस कर देंगे नेट एसेट्स को, तो ये आ जाएगी 2 लाख रुपए की गुडविल। अब ये जो 2 लाख रुपए हैं ये हम देख सकते हैं कि उस गुडविल के बराबर नहीं है जो कि बैलेंस शीट में रिपोर्टेड है, बल्कि उससे ज्यादा के हैं। तो 1 लाख रुपए की गुडविल रिपोर्टेड है जो कि सही नहीं है। गुडविल को हमने जिस तरह से कैलकुलेट किया है इस तरह से ही कैलकुलेट करेंगे जब जब हमें एब्जॉर्प्शन के लिए गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इन्हीं तीनों कंसेप्ट्स की बेसिस पर आगे हम अकाउंटिंग फॉर एब्जॉर्प्शन में इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करके उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परचेज कंसिडरेशन, वैल्यू ऑफ एसेट्स और गुडविल को किस तरह से कैलकुलेट कर सकती है।